हेलो दोस्तों, मैं विजय भारद्वाज उज्जवल अकेडमी बस्ती से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में और भारत के भूगोल का जीके यानी कि जनरल नॉलेज देखेंगे। तो भारत का ये थोड़ा मैप बना हुआ है, भारत का मानचित्र है। अगर हम भारत के स्थिति की बात करें ग्लोब में, तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है। भारत एशिया महाद्वीप में स्थित देश है तथा यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि जो ग्लोब है उसमें भारत की स्थिति क्या है, तो हम कहेंगे भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप का एक देश है। अगर हम बात करें भारत के देश के क्षेत्रफल के बारे में, तो भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी विश्व में जो स्थान है भारत का, वह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। पहला विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हम कहेंगे रूस देश विश्व का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद नंबर आता है किसका, तो कनाडा। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश है चीन। चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है यूएसए यानी कि अमेरिका। और विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। और 6वां विश्व का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश विश्व का 6वां सबसे बड़ा देश है। और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। यानी कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की स्थिति की बात करें हम, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो सबसे पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर और पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट तक है, अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का, तो इसी 37 डिग्री 6 मिनट पे एक स्थान है जिसका नाम है इंदिरा काल। इसका नाम है इंदिरा काल, जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और 8 डिग्री 4 मिनट पे तमिलनाडु राज्य में एक स्थान है जिसका नाम है कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्वेश्चन आए भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में स्थित भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। और वो किसका, तो मुख्य भूमिका यानी कि भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। इसी का प्राचीन नाम था केप कमोरिन। और अगर हम बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का, तो गुजरात में एक स्थान है, इसका नाम है गोरमाता। गोरमाता स्थान है गुजरात में, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है किबिथु। किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। ठीक, तो 4 बिंदुएं हो गई। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल, सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है भारत के मुख्य भूमिका। वैसे तो अगर हम बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट में ग्रेट निकोबार द्वीप पर एक अन्य स्थान है जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो भारत का सुदूर स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर क्वेश्चन आए भारत के मुख्य भूमिका सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हम कहेंगे कन्याकुमारी। लेकिन अगर हम बात करें कन्याकुमारी स्थान का, तो ये पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट पे। और अगर हम बात करें ग्रेट निकोबार पर स्थित इंदिरा पॉइंट का, वो पड़ता है 6 डिग्री 45 मिनट पर, जो उससे भी दक्षिण में है। तो अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे वो है इंदिरा पॉइंट, या इसी का नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, जो इस वक्त वर्तमान में डूब चुका हुआ स्थान। और अगर पूछे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो हम कहेंगे कन्याकुमारी। क्यों, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि है। और अंडमान निकोबार द्वीप पर जो ग्रेट निकोबार पर स्थित पिग्मेलियन पॉइंट है, ये भी भारत का ही है, लेकिन सुदूर स्थित सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक, आगे अगर हम बात करें
उत्तर से लेकर दक्षिण तक की दूरी की कितनी दूरी हो सकती है पूरे भारत की, तो यहाँ जो इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी तक की दूरी है वह है 3214 किलोमीटर। कुल दूरी है 3214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो इंदिरा काल से लेकर कन्याकुमारी तक। और अगर हम मिला दें गौर माता से लेकर कहाँ तक, किबिथु तक, तो यह दूरी है 2933 किलोमीटर। ये दूरी है 2933 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक? तो गौर माता से लेकर और कहाँ तक? तो किबिथु तक। ठीक, अगर हम देशों की बात करें कि किस किस देशों की सीमाएं भारत के साथ लगी है, तो हम देखेंगे पश्चिम में साइड में आपका पड़ रहा है पाकिस्तान, यानी कि ये पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान की सीमा भारत से लगी हुई है। उत्तर में जम्मू कश्मीर तरफ में अफगानिस्तान की भी सीमा लगी हुई है, अफगानिस्तान की भी सीमा भारत से लगी है। और आगे बढ़ेंगे तो ये तिब्बत एरिया है जो चीन का है, यानी कि चीन की सीमा भी भारत के साथ लगी हुई है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है नेपाल, नेपाल की सीमा भी भारत के साथ लगी है। और यहाँ पर एक क्षेत्र दिख रहा है, इसका नाम है भूटान, तो भूटान की सीमा भी भारत के साथ लगी हुई है। और पूरब में लगा हुआ है म्यांमार, तो म्यांमार की सीमा भी भारत के साथ लगी हुई है। और यहाँ एक देश दिख रहा है जिसका नाम है बांग्लादेश, ये है बांग्लादेश, बांग्लादेश की सीमा भी भारत के साथ लगी है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पश्चिम में एक सागर है जिसका नाम है अरब सागर, ये अरब सागर का क्षेत्र है। और भारत के पूरब में पड़ रहा है बंगाल की खाड़ी, ये पूरा जो एरिया दिख रहा है यह है बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। ठीक, तो कुल कितने देशों की सीमा भारत के साथ लग रही है? तो कुल देशों की सीमा 9 है जो भारत के साथ लगे हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें, कुछ भारत की स्थलीय सीमा लगी हुई है। कौन कौन स्थलीय सीमा से लगे हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। और बांग्लादेश की जो सीमा है यह भारत के स्थलीय सीमा के साथ लगी है। और 2 देश ऐसे हैं जैसे कि श्रीलंका और मालदीव, इनकी समुद्री सीमा भारत के साथ लगी है। ठीक, तो भारत के साथ कुल कितने देशों की सीमाएं लगी हुई हैं? तो कुल देशों की सीमाएं हैं 9। लेकिन अगर हम बात करें कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगी हुई है, तो स्थलीय सीमा लगी हुई है 7 देशों के साथ। और अगर जलीय सीमा की बात किया जाए तो जलीय सीमा लगी हुई है 2 देशों के साथ। यानी कुल भारत के साथ लगे देशों की जो सीमा है 9 है, 7 हैं स्थलीय जिनकी सीमा लगी है और 2 देश हैं जिनकी जलीय सीमा लगी है। अगर इन सभी लगे हुए देशों के हम एरिया की बात करें कि सबसे ज़्यादा किसका लगा हुआ क्षेत्र है भारत के साथ, तो आप देखेंगे बांग्लादेश की जो सीमा है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है जो लगी हुई है। और किस देश के साथ सबसे छोटी सीमा लगी है भारत के साथ, तो वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की जो सीमा है वो भारत के साथ 106 किलोमीटर लगा हुआ है। और बांग्लादेश की जो सीमा है वह भारत के साथ लगी हुई है 4096 किलोमीटर, जो सबसे लंबी सीमा है। अगर हम भारत के पूरे सीमा की बात करें, जितनी भी स्थलीय सीमा है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा जो है वो लगी है 15,200 किलोमीटर तक। ठीक, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। और अगर हम बात करें भारत के साथ जो तटीय सीमा रेखा है वह कितना लगा हुआ है, तो भारत के कुल तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर, जो मुख्य भूमि के तटीय सीमा की लंबाई है। ठीक, यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप की तटीय सीमा और लक्षद्वीप की तटीय सीमा को जोड़ लें उसी 6100 किलोमीटर में, तो कुल दूरी हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक,
तो जितना भी तटीय सीमा है मुख्य भूमि के साथ और अंडमान निकोबार द्वीप की, लक्षद्वीप का अगर हम जोड़ लें तो कुल तटीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। और यदि हम केवल भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की बात करें तो वो लगा है 6100 किलोमीटर। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा और रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है। गुजरात राज्य भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है। ठीक, तो जो देशांतरों का इस्तेमाल होता है पृथ्वी पर, देशांतरों का इस्तेमाल जो होता है पृथ्वी पर किसी देश में समय के निर्धारण के लिए होता है या पूरे विश्व का मानक समय निर्धारण के लिए होता है, तो भारत का जो मानक समय रेखा है यह 82.5 डिग्री देशांतर, भारतीय जो मानक समय रेखा है यह 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है। और किसी भी देश की जो मानक समय रेखा होता है उसी रेखा से पूरे देश की घड़ी का मिलान किया जाता है, यानी कि किसी देश में एक ही पूरे देश में समय हो, इसके लिए निर्धारित किया जाता है कि उस देश से कौन सा देशांतर बीचों बीच से गुजरा हुआ है, और उसी देशांतर पर खड़े होके अगर हम पूरे देश की घड़ियों को मिला दें तो पूरे देश की जो घड़ी होती है वह एक ही समय बताती है। तो ऐसे ही भारत का जो देशांतर है, पश्चिमी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर पूरब में 97 डिग्री 25 मिनट तक है, यानी कि इन दोनों के बीच का जो देशांतर होगा वही भारत का, उसी देशांतर से ही भारत के जो मानक समय है ये निर्धारित किए जाएंगे। तो 82.5 डिग्री देशांतर रेखा पूरे भारत के बीचों बीच से गुजरी हुई है, तो भारत की जो मानक समय रेखा है उसे निर्धारित किया जाएगा उसी 82.5 डिग्री से। और 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वह किन किन राज्यों से होकर गुजरी है, तो सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, दूसरा राज्य है उड़ीसा है, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है मध्य प्रदेश और पांचवा है उत्तर प्रदेश। ठीक, तो दोस्तों भारतीय जो मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री देशांतर से लिया गया है, और यह 82.5 डिग्री देशांतर भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरी हुई है। सबसे पहला है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद, नैनी तथा मिर्जापुर होके आगे गुजरी हुई है। ठीक, तो इसी 82.5 डिग्री देशांतर से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया, यानी जो घड़ियां हैं भारत का एक ही समय बताती हैं। क्यों बताती हैं, तो सभी घड़ियों को 82.5 डिग्री के अनुसार बनाया गया है, इसलिए पूरे भारत की जो घड़ियां हैं वो एक समय बताती हैं। तो अगर हम बात करें कि भारत में सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भारत का, तो वो है अरुणाचल प्रदेश, और भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो वह है गुजरात। ठीक, क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे पहले सूर्य की किरण किस प्रदेश में पड़ेगा या किस जगह पर पड़ेगा। दोस्तों पृथ्वी की जो घूर्णन है वह पश्चिम से पूर्व दिशा है, यानी कि पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, इसलिए जब सवेरा होगा तो सबसे पूर्व में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, इसलिए सूर्य की जो रोशनी है सबसे पहले पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लास्ट में किस राज्य में रोशनी पड़ेगी, तो वो पड़ेगा गुजरात में, यानी कि सुबह के समय सबसे पहले सवेरा होता है कहाँ पर, तो वो होता है अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे लास्ट में सवेरा कहाँ होता है, तो वो होता है गुजरात में। अगर हम बात करें 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में, तो कुल पड़ने वाले जो देशांतर होते हैं वे होते हैं 30, यानी कि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश लास्ट तक देशांतरों की जो संख्या वो 30 देशांतर है, और 2 देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है वो होता है 4 मिनट का। अगर हम 30 में 4 से गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 120 मिनट, यानी कि 120 मिनट बराबर हो जाता है 2 घंटा।
120 बराबर हो जाता है, 120 मिनट बराबर हो जाता है 2 घंटा। यानी कि इन दोनों जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य कुल 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का अंतर आता है। तो हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उगने के 2 घंटे के बाद गौर माता में आपको गौर माता में सूर्य उगेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतराल होता। तो क्वेश्चन आता है, भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, या कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो कुल 8 राज्य भारत के हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। भारत के कुल 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। और इसके लिए एक ट्रिक आता है, बहुत पुराना ट्रिक है। इसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। इस पर ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़। ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं, और अगर वैसे याद करना चाहें तब भी याद कर सकते हैं। जिससे भी आपको आसानी पड़े सबसे याद कर सकते हैं। ठीक, तो कर्क रेखा पर पड़ने वाले राज्यों का एक ट्रिक है जिसका नाम है मित्र पर गमछा झाड़। अगर हम बात करें मित्र में, तो माँ पर छोटी मात्रा मी से होता है मिजोरम है। और जो त्रा है इसका मतलब है त्रिपुरा। पा से मतलब है पश्चिमी बंगाल का, और रा से अर्थ है राजस्थान का, और गा से अर्थ होता है गुजरात। मा से होता है मध्य प्रदेश। छा से होता है छत्तीसगढ़, और झार से होता है झारखंड। ठीक, तो भारत से कर्क रेखा गुजरी हुई है, और कर्क रेखा पर कुल 8 राज्य पड़ते हैं, जिनमें मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। तो कुल 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगर आप चाहें तो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक इसका है मित्र पर गमछा झाड़, ये इसका ट्रिक है। मी से हो गया मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झार का अर्थ हुआ झारखंड। इसका मतलब मित्र पर गमछा झाड़। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन आता है भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से। तो अगर हम बात करें कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में कितने राज्य शामिल हैं, तो भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं इसको अगर हम देखें तो यह एक राज्य है सिक्किम। भारत का ही एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम। ये सिक्किम है, और सिक्किम से लेकर ये है बांग्लादेश। इस दोनों को अगर हम देख लें तो यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया आपका पड़ेगा, भारत के जो राज्य हैं इन्हीं राज्यों को कहा जाता है भारत के पूर्वोत्तर राज्य। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में राज्यों की कुल संख्या है 8। कौन कौन से राज्य शामिल हैं भारत के पूर्वोत्तर राज्य में? सबसे पहला राज्य है सिक्किम। सबसे पहला राज्य है सिक्किम है। दूसरा है मेघालय। तीसरा है अरुणाचल प्रदेश। चौथा है असम। पांचवा है त्रिपुरा। छठवां है मिजोरम। सातवां है नागालैंड। और आठवां है मणिपुर। ठीक, तो दोस्तों भारत में पूर्वोत्तर राज्यों की जो संख्या है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की जो संख्या है वो कुल 8 है। यानी कि पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 8 राज्य शामिल हैं। सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर है। इन्हीं को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का दर्जा दिया जाता है। अगर हम सिक्किम को इन 8 राज्यों से हटा दें तो बाकी जो 7 राज्य बच रहे हैं कौन कौन से हैं? तो मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। इन 7 राज्यों को एक सम्मिलित रूप से कहते हैं 7 सिस्टर राज्य, यानी कि पूर्वोत्तर की 7 बहनें। ठीक, तो पूर्वोत्तर भारत में कितने राज्य शामिल हैं? कुल 8 राज्य शामिल हैं और 7 सिस्टर राज्य में कुल 7 राज्य हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आता है भारत के सटे देशों की सीमा रेखाओं से। ठीक, तो ये भारत है और भारत से अलग हुआ था पाकिस्तान 1947 में। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक रेखा खींची गई जिसको कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, अगर क्वेश्चन आए कि रेड क्लिफ रेखा किन किन देशों के मध्य है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य खींची गई रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और भारत की से स्थलीय सीमा लगी हुई है अफगानिस्तान से, तो भारत और अफगानिस्तान की स्थलीय सीमा रेखा जो खींची गई है उसको कहते हैं डुरंड रेखा। और भारत और चीन के मध्य स्थित रेखा को कहते हैं मैकमोहन रेखा। तो 3 रेखाएं हो गई। पहली क्या है? रेड क्लिफ रेखा। किन किन देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है रेड क्लिफ रेखा। भारत अफगानिस्तान के मध्य स्थित है डुरंड रेखा और भारत और चीन के मध्य स्थित है मैकमोहन रेखा। तो 3 रेखाएं हो गई। अन्य क्वेश्चंस आते हैं भारत के जीके को लेकर। तो क्वेश्चन क्या क्या आते हैं इसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आता है भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है एक चोटी जिसका नाम है K2 या इसी का नाम है गाडविन ऑस्टिन। इसका नाम है K2 या गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर और यह है जम्मू कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये पड़ता है पीओके में, पाक केंद्रित कश्मीर में। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वह है कंचनजंगा। इसका नाम है कंचनजंगा। कहाँ है? तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा चोटी स्थित है। इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है पूछा जाए तो हम कहेंगे कंचनजंगा है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो हम कहेंगे K2 या गाडविन ऑस्टिन है। ठीक, तो सिक्किम में कंचनजंगा पड़ रहा और सिक्किम में कंचनजंगा भारत का ही सिक्किम एक राज्य है, जबकि जो K2 या गाडविन ऑस्टिन है ये पड़ तो रहा जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में जो पीओके है। पीओके में काराकोरम श्रेणी पड़ रहा है, इसलिए वर्तमान में भारत में ना होके पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है वह होगी कंचनजंगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी जो उत्तराखंड से निकलती है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो गई? गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी, लंबाई है 2525 किलोमीटर, उत्तराखंड से निकलती है जो भारत की सबसे लंबी नदी है। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो थार का रेगिस्तान स्थित है कहाँ पर? राजस्थान में। थार का रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। दूसरा क्वेश्चन आता है भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो राजस्थान राज्य में एक नहर स्थित है जिस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई है 682 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 682 किलोमीटर। तो भारत की सबसे लंबी नहर है कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन आता है भारत में स्थित बांधों से। क्वेश्चन आता है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत में राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। इसका नाम है हीराकुंड
कुंड बांध। तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है जो उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाया गया है। इस हीराकुंड बांध की लंबाई है 24.4 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई है 24.4 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा नांगल बांध जो पंजाब राज्य में सतलज नदी पर बनाया गया है। तो भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो पंजाब राज्य में सतलज नदी पर बनाया गया है। इसकी ऊंचाई है 226 मीटर। भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में स्थित सबसे बड़ा कौन सा जलप्रपात है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग, या इसी को कहते हैं गारसोप्पा, या इसी का नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग या गारसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन आए किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है यानी कि जोग जलप्रपात की ऊंचाई है 253 मीटर, जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों अगर मीठे पानी पूछे या ताजा पानी पूछे, दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे मीठा पानी कहें चाहे ताजा पानी कहें। जम्मू कश्मीर में एक झील है जिसका नाम है बुलर झील, जो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। दूसरा क्वेश्चन आता है, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उड़ीसा राज्य में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। इसका नाम है चिल्का झील जो भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम कहेंगे चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल में भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। और भारत का सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में, ये क्वेश्चन आए कौन सा है? तो गोवा राज्य भारत का सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन अगर आए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, यानी ऐसा राज्य जिसमें भारत की सबसे अधिक जनसंख्या हो, तो हम कहेंगे उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम राज्य, जहाँ की जनसंख्या अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। तो भारत का जनसंख्या में सबसे छोटा जो राज्य है वह है सिक्किम। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें।